दिनांक 1 फरवरी वर्ष 2022 में बजट रिलीज होने के पश्चात इस बजट के अंतर्गत नवीन पेंशन योजना से आच्छादित जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसकी मांग वे कुछ वर्षों से करते आ रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनके अलावा देश के समस्त राज्यों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार की ओर से जो अंशदान उनके बेसिक और डीए के 14% का दिया जाता है, उसमें से केवल अभी तक 10% की राशि 80 CCD 2 के तहत ही घटाई जाती थी और शेष 4% की राशि को उनकी आय में जोड़ दिया जाता था, जिस कारण से उनको 4% की राशि का अतिरिक्त टैक्स का भार उठाना पड़ता था, जो कि कहीं से भी न्यायोचित नहीं था। जबकि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनको पूरा 14% की छूट दी जाती थी। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि क्या अब वर्तमान में जो हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है या आने वाला वित्तीय वर्ष है उसमें यह नियम लागू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको द फाइनेंशियल बिल 2022 का वह पार्ट दिखा देते हैं जिसमें 80 CCD 2 का जिक्र लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 20 में देखेंगे आप, इन सेक्शन 80 CCD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन सब सेक्शन 2 फॉर द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एवर दे ऑक्यर द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। यानी कि यह नियम इसमें 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा। परंतु हमारे मन में एक शंका यह बनी हुई है कि जो वित्तीय वर्ष गुजर गया और जिसका ITR हमने पहले से ही फाइल कर दिया और वह प्रोसेस भी हो गया, तो क्या जो उस ITR में हमने 4% की राशि का एक्स्ट्रा टैक्स भर दिया था, क्या वह हमें वापस मिल पाएगा? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें वह रिफ़ंड कर पाएगा? तो यह देखने वाली बातों की, साथ ही जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष चल रहा है और फरवरी के महीने में जो कि आपको अपना TDS डिसाइड करना है, तो क्या हम अपने इनकम टैक्स का निर्धारण करते समय इस छूट को पूरा का पूरा 14% दिखाएं या अभी पिछली बार की तरह 10% का ही दिखाएं और 4% की एक्स्ट्रा राशि पर टैक्स दे दें? हम आपको यह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। तो 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष था उसका जब हमने ITR दोबारा से फाइल करने की कोशिश की और उसमें अपना 80 CCD 1B के तहत छूट ली, तो यह आप स्क्रीन में देखेंगे कि हमारा जो NPS का शेयर था वो 1,19,000 रुपया था और हमने जो 80 CCD 2 में 1,66,600 जो गवर्नमेंट का 14% था वो लिख के दिखाया था। तो लेकिन हमें छूट 1,66,600 की ना मिलके अभी भी 1,19,000 की मिल रही है। इसका मीनिंग यह है कि अभी तक इनकम टैक्स के पोर्टल में कोई संशोधन इस विषय हेतु नहीं हो पाया है। इसी कारण से हमारा सुझाव उन सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए रहेगा जो वर्तमान समय में अपने आयकर का निर्धारण कर रहे हैं, तो वे अपने आयकर का निर्धारण करते समय 14% की राशि को पूरा अपनी आय से माइनस न करें, बल्कि 10% की ही राशि की छूट लें और शेष 4% की राशि का टैक्स दे दें। क्योंकि कुछ माह पश्चात जब आप वर्तमान वित्तीय वर्ष का ITR ऑनलाइन फाइल करेंगे, हो सकता है उस समय तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस पोर्टल में संशोधन हो जाए और 80 CCD 2 के तहत 14% की छूट पूरी यहाँ पर शो होने लग जाए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आपको जो एक्स्ट्रा 4% का आपने टैक्स भरा था वह आपको रिफंड में वापस मिल जाएगा और चालान लगाने की स्थिति उस समय नहीं आ पाएगी। परंतु यह बात तय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से यह नियम देश के सभी राज्यों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपने आयकर का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं यदि 80 CCD 2 के तहत हमें पूरी 14% की छूट मिलती है। साथ ही हम यह भी कंपैरिजन करेंगे कि अगर यह छूट केवल 10% की थी तो हमें कितना लॉस हो रहा था। माना किसी शिक्षक या कर्मचारी की जो वार्षिक आय है जिसमें केवल बेसिक पे और DA जोड़ते हैं वह 10 लाख रुपए हम एज्यूम कर लेते हैं, तो जो इस वार्षिक आय का 10% निकलता है यानी 10 लाख रुपए का 10% 1 लाख रुपया, वह शिक्षक या कर्मचारी का वार्षिक अंशदान कहलाएगा NPS में। तथा जो 10 लाख रुपए का 14% निकलता है वह सरकार की ओर से दिया जाने वाला कंट्रीब्यूशन है, तो वह 1,40,000 रुपये निकल जाता है 10 लाख का।
अब हम यह मान के चलते हैं कि जो शिक्षक या कर्मी है उसको विभिन्न भत्तों से मिलने वाली जो वार्षिक राशि है वह 53,600 रुपया है। हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग भत्ते निर्धारित किए गए हों तो उनकी राशि डिफरेंस हो सकती है, मगर हम यहाँ पर यह एग्जाम्पल सेट करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी कुल ग्रॉस सैलरी बनेगी वह 10 लाख रुपया प्लस विभिन्न भत्ते जो मिले हैं 53,600 रुपया प्लस जो 14% गवर्नमेंट का शेयर है वह मिला के 11,93,600 रुपया आ जाता है। इस ग्रॉस सैलरी में से जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वह 50,000 रुपया का मिलता है, तो हम 50,000 रुपया 11,93,600 में से माइनस कर देंगे। साथ ही यदि आप पर्वतीय राज्यों के शिक्षक एवं कर्मचारी हैं तो पर्वतीय विकास भत्ते में मिलने वाली अधिकतम छूट 3,600 रुपया है, तो यह भी आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाएगी। यदि आपने होम लोन ले रखा है तो एक वर्ष में आपके द्वारा जो ब्याज की दी गई राशि है वह सेक्शन 24 के अंतर्गत आएगी और वह भी आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस हो जाएगी, मगर ध्यान रहे कि इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक ही है। जिस शिक्षक या कर्मचारी का हम यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करके आपको बता रहे हैं, हम यह मान के चलते हैं कि संबंधित शिक्षक या कर्मचारी द्वारा होम लोन लिया गया है और एक वर्ष में उसके द्वारा जो ब्याज की राशि का भुगतान किया गया है वह 2,25,000 रुपया है। तो सेक्शन 24 के अंतर्गत वह इस राशि में से 2 लाख रुपये की राशि की छूट ले सकता है। साथ ही साथ कुछ शिक्षक साथियों का यह भी प्रश्न है कि यदि उनके द्वारा होम लोन लिया गया है और वह उसकी ब्याज की राशि से छूट ले रहे हैं तो क्या वे एचआरए में भी छूट का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यदि वे एचआरए में छूट के दायरे में आते हैं तो वे बिल्कुल होम लोन के इंटरेस्ट के साथ साथ एचआरए में भी छूट का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात नियम 80C के अंतर्गत जो निवेश में छूट मिलती है उसकी अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। इन निवेशों में जीपीएफ, पीपीएफ, एलआईसी, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, एनपीएस शेयर, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट आदि आते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपके निवेश की राशि 1.5 लाख रुपए से कम है तो आप अपने एनपीएस के शेयर में से 50,000 रुपया अलग करके जो शेष राशि है उसको इस राशि में जोड़ सकते हैं, निवेश की राशि में 1.5 लाख रुपया पूरा करने के लिए। साथ ही साथ आपके द्वारा लिए गए होम लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट की राशि है वह भी इसी 1.5 लाख रुपए की छूट के दायरे में आएगी, वह 1.5 लाख रुपए से अलग नहीं आएगी। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो हमारी ग्रॉस सैलरी बनेगी वह 11,93,600 रुपया में से जब हम 50,000 रुपया माइनस करेंगे तो 11,43,600 रुपया बन जाती है। पर्वतीय विकास भत्ते में यदि आप अधिकतम छूट ले रहे हैं तो 3,600 रुपये इसमें और माइनस करेंगे तो यह राशि 11,43,600 माइनस 3,600 रुपया इज इक्वल टू 11,40,000 रुपया बन जाती है। यदि आपने होम लोन लिया है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस शिक्षक कर्मचारी का हम यहाँ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके द्वारा होम लोन लिया गया है और उसमें जो ब्याज की राशि चुकाई गई है एक वित्तीय वर्ष में वह 2,25,000 रुपया है, तो उसमें से सेक्शन 24 के अंतर्गत अधिकतम छूट जो उनको मिली है वह 2 लाख की ही मिली है। तो 11,40,000 में से जब हम 2 लाख रुपया माइनस कर देते हैं तो यह 9,40,000 रुपया आ जाता है। अब हम फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जो रूल 80C है उसके अंतर्गत जो निवेश में छूट है वह 1.5 लाख रुपए है। मान लिया कि शिक्षक कर्मचारी की जितनी भी सेविंग्स हैं उनको मिला के यह 1.5 लाख रुपए की सीमा आ जाती है, तो हम 9,40,000 रुपया में से 1.5 लाख रुपये को माइनस कर देंगे तो यह राशि 7,90,000 रुपया निकल जाती है। अब हम बात करते हैं 80CCD 1B की, जिसके तहत हमें 50,000 की अतिरिक्त छूट का प्रावधान दिया गया है जो कि हमारे एनपीएस शेयर का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7,90,000 रुपये में से 50,000 रुपया माइनस कर देंगे। भले ही आपका जो एनपीएस का शेयर है वह 1 लाख रुपया हो या 95,000 रुपया हो, लेकिन आपको छूट इसमें 50,000 की ही मिलेगी। परंतु जिन शिक्षक या कर्मचारियों का जो वार्षिक एनपीएस की कटौती है वह 50,000 रुपया से कम है, तो जितनी भी 50,000 रुपया से कम राशि होगी उसी की छूट मिलेगी। वे इस भ्रम में ना रहें कि यदि उनका कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपये का है तो उनको 50,000 की छूट मिल जाएगी, जबकि उन्हें 40,000 की ही छूट मिलेगी। और वह भी छूट आपको तब मिलेगी जब आपने अपने वार्षिक अंशदान 40,000 रुपये को 1.5 लाख की सेविंग में समायोजित ना किया हो। यदि आपने इस राशि को अपने 1.5 लाख की सेविंग में ही एडजस्ट कर लिया हो तो आपको यह 50,000 रुपये तक की या 40,000 रुपये तक की एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं 80CCD 2 की, जिसके तहत सरकार का जो अंशदान है 14% का, वह पूरा का पूरा अब छूट के दायरे में आ रहा है।
तो हम यह मान के चलते हैं कि यह नियम लागू हो चुका है और इसमें हमें छूट मिलनी शुरू हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है। तो 7,40,000 रुपये में से हम गवर्नमेंट का शेयर जो कि 10 लाख रुपए का 1,40,000 रुपये आता है 14%, उसको हम माइनस कर देंगे। तो 7,40,000 माइनस 1,40,000 रुपया, तो यह 6 लाख रुपया आ जाता है, जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अब हम बात करते हैं नियम 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी। इस पर मिलने वाली जो अधिकतम छूट है वह 25,000 रुपया है। यदि आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो आप उसमें अधिकतम 25,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके अंतर्गत प्रति माह उनसे मासिक कटौती उनके वेतन से ही कर ली जाती है और इसमें एक गोल्डन कार्ड आवंटित किया गया है, जिसके तहत हम इस स्कीम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के बाहर या राज्य के भीतर के चिन्हित अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के कई कर्मचारियों एवं शिक्षकों के मन में यह प्रश्न है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो उनके वेतन से मासिक कटौती की जाती है तो उसका जो वार्षिक योग है वह क्या नियम 80D के अंतर्गत छूट के दायरे में आएगा अथवा नहीं आएगा। इस प्रश्न को लेकर हमारे भी मन में शंका बनी हुई है, क्योंकि जो गोल्डन कार्ड की स्कीम है उसके प्रावधानों को पढ़ने पे हमें कहीं भी छूट के दायरे का नियम नहीं दिख पाया है। साथ ही हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह कोई हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी नहीं है, यह केवल स्कीम है, योजना है राज्य सरकार की। तो जो भी आपको 80D के अंतर्गत छूट मिलती है वह हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत ही मिलती है, जबकि यह केवल एक स्कीम है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केवल हमने अपनी राय यहाँ आपके सामने रखी है। कृपया इस राय को अंतिम ना माना जाए, बल्कि आप अपने वकील से या CA के माध्यम से यह कन्फर्म करें कि जो हमारा ये मासिक कटौती कट रही है क्या वह 80D के अंतर्गत आती है अथवा नहीं आती है। यदि उनके द्वारा कन्फर्मेशन आपको दे दिया जाता है तो आप इस राशि को घटा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इस राशि को ना घटाएं। साथ ही PM रिलीफ फंड, CM रिलीफ फंड या किसी ट्रस्ट को दान देने की स्थिति में आप 80G के अंतर्गत इस राशि की छूट का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। 80D और 80G के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अलावा यदि किसी हेल्थ इंश्योरेंस में आपका वार्षिक प्रीमियम जा रहा है तो उस प्रीमियम की राशि में से आप अधिकतम 25,000 रुपये तक की राशि को 80D के अंतर्गत घटा सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपको बैंक के द्वारा कुछ ब्याज मिला है और वह ब्याज की राशि आपके बैंकर्स के द्वारा आपके 26 AS में मेंशन कर दी गई है तो वह राशि भी आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ के आएगी, या फिर आपको उसको जोड़ना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। जो हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं उसमें हम यह मान के चलते हैं कि संबंधित शिक्षक या कर्मचारी की जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत मासिक कटौती होती है वह नियम 80D के अंतर्गत छूट के दायरे में नहीं आती है, तो हम इसको नहीं घटा रहे हैं। अब देखते हैं कुल कर योग्य आय जो हमारी निकल के आई है वह 6 लाख रुपए है। तो अब हम इनकम टैक्स की गणना कर देते हैं। चूंकि 0 से 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की सीमा नील है तो हम यहाँ पर नील कर देंगे। यह कैलकुलेशन हम पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले 2.5 लाख रुपए की। जो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की राशि है, यानी 2.5 लाख रुपए, उसका जो टैक्स हमें देना होगा वह 5% के हिसाब से देना होगा। तो 2.5 लाख रुपए का 5% 12,500 रुपया आ जाता है, तो हम इसको 12,500 रुपये लिख देते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास टैक्स स्लैब आता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, वह 20% के हिसाब से होता है। तो जो 5 लाख रुपए तक की राशि है उसके टैक्स की गणना हम ऊपर के कॉलम में कर चुके हैं, जो कि 12,500 रुपये आती है। अब 5 लाख से 10 लाख के बीच की राशि की हम गणना करेंगे। चूँकि हमारे पास कर योग्य आय 6 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच केवल 1 लाख रुपए ही आता है। तो 1 लाख रुपए को हमें 20% के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। तो 1 लाख रुपए का 20% 20,000 रुपये निकल के आ जाता है, जिसको हम लिख देते हैं। और यदि हमारी कर योग्य आय 10 लाख रुपए से ऊपर होती तो हम यहाँ पर 30% के हिसाब से भी टैक्स निकाल देते, परंतु यहाँ पर हमारी कर योग्य आय 6 लाख रुपया है तो हम अब इसमें नील लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो कुल कर बनेगा 12,500 प्लस 20,000 रुपया, तो यह 32,500 रुपया आ जाता है। अब 32,500 रुपये का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है वह भी हमें देना होता है। तो 32,500 रुपये का 4% के हिसाब से एजुकेशन सेस 1,300 रुपया आ जाता है। तो जो हमारा टोटल टैक्स बनेगा वह 32,500 प्लस 1,300 रुपया अर्थात 33,800 रुपया बन जाता है।
तो इस प्रकार से आप अपने इनकम टैक्स की गणना बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि जब गवर्नमेंट शेयर केवल 10% ही माइनस होता था तो हमें कितना लॉस उठाना पड़ता था जो हम 4% का एक्स्ट्रा टैक्स देते थे। अभी जो हमने पूर्व में कैलकुलेशन की थी तो जब हम 80 CCD 1B के कॉलम तक पहुंच गए थे तो उसमें जो हमारी ग्रॉस इनकम थी वह 7,40,000 रुपये तक आ गई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं 80 CCD 2 की। गवर्नमेंट का जो शेयर था वह 14% 1,40,000 रुपये था, जबकि हमें 10% की ही छूट अगर मिलती तो वह 1,00,000 रुपये होता। तो 7,40,000 रुपये में जब हम 1,00,000 रुपये माइनस करते तो यह 6,40,000 रुपये हमारी टैक्सेबल इनकम में बन जाता। और इसको आप कैलकुलेट उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पूर्व में किया था तो आप यहाँ देखेंगे कि अंत में हमारे पास जो इनकम टैक्स निकल के आ रहा है वह 42,120 रुपये निकल के आ रहा है, जबकि इससे पूर्व जो हमारा इनकम टैक्स बना था वह 33,800 रुपया बना था। तो आप खुद ही अंतर लगा सकते हैं 42,120 रुपया में जब हम 33,800 रुपये को माइनस करते हैं तो यह अंतर 8,320 रुपये का आ जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे थे। परंतु अब नए नियमों के अनुसार जो हम 4% का एक्स्ट्रा टैक्स देते थे उससे हमें पूर्ण रूप से राहत मिल चुकी है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है। धन्यवाद।